नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा मणिपुर को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन में भारत सरकार को हिदायत दी गई है, भारत सरकार को डायरेक्शन दी गई। ये कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार मिलकर इसको सॉल्व करें। एएफएसपीए को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, जो स्पेशल आर्म फोर्सेस एक्ट है, और मणिपुर में माइनॉरिटीज़ की बात कही गई है, हिंसा की बात कही गई है, कुछ लोगों को सेव करने की बात कही गई। मतलब वो बहुत कुछ जो कि नहीं कहना चाहिए था, वो सारी चीज़ें इस रेजोल्यूशन में कह दी गई। हालांकि भारत सरकार ने उसका जवाब बखूबी दिया, और भारत सरकार ने जवाब देते समय कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप इस विषय पर ना बोलें। लेकिन भाई, यूरोपियन यूनियन सब जगह फंडामेंटल राइट है, कोई भी कहीं भी बयान दे सकता है, और बयान देने से किसी को मना तो किया नहीं जा सकता, ये तो बात पक्की है। और इंटरनल मैटर हमने कहा है, और इसके साथ मतलब भारत के ऑफिशियल प्रवक्ता ने, जो विदेश मंत्रालय से हैं, उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि भाई आप हमसे मतलब मत रखिए। ये अरिंदम बागची साहब ने साफ साफ कहा है कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट है, ये हमारा इंटरनल डिस्कशन है, हमारा इंटरनल बात है। सो कॉल्ड अर्जेंसी रेजोल्यूशन आपने क्यों पास किया है, आपको हमसे लेना देना नहीं होना चाहिए। अपनी कमान देखो, अपना घर देखो, अपनी व्यवस्था देखो। अब ये इसके पीछे के दो कारण दिखाई देते हैं। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यूरोप यात्रा इस समय, अब यूरोप यात्रा में फ्रांस जो इस समय एथनिक समस्या से जूझ रहा है, और जो मुस्लिम माइग्रेशन समस्या से पूरा यूरोप जूझ रहा है, कोई केवल अकेला फ्रांस नहीं जूझ रहा, पूरा का पूरा यूरोप जूझ रहा है। कहा जाता है कि फ्रांस मच्छर लेस है, मच्छर नहीं है पूरे फ्रांस में, लेकिन ये जो मच्छर आपने ले लिए थे, इनका क्या, ये काटेंगे ही, आपको मरना ही पड़ेगा, और कोई सल्यूशन नहीं है। ये बात पोलैंड के पक्ष में एक बात जाती है कि पोलैंड ने एक भी शरणार्थी नहीं लिया था, वो बचे हुए हैं। बाकी कंट्रियों ने जिसने जिसने लिया, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, जिसने भी लिया, वो सब इस समय समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं। अब एक तो जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की यूरोप यात्रा से पहले ये यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसके सदस्य फ्रांस भी हैं, उसने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब क्या वो नेगोशिएशन भारत के साथ दूसरे तरह से करना चाहते हैं? क्या वो भारत को किसी दायरे में लेना चाहते हैं, अंडर प्रेशर लेना चाहते हैं? ये ऐसा कोई खेल पीछे चल रहा हो सकता है कि इसके पीछे खेल चल रहा हो कि भारत को प्रेशर में ऐसे लिया जाए, और फिर भारत उस बात को लेकर कहीं न कहीं कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, ये बात हो सकती है कि आई हो। दूसरी बात एक और है कि ये जो यूरोप है ना, इसको आप यूरोपियन कंट्री मत कहिए। जैसे खाड़ी को इस्लामिक कंट्रीज़ कहते हैं, वैसे ही मुझे लगता है यूरोप को ईसाई कंट्री के नाम से जाना चाहिए। उस समय के उपनिवेशवाद को ईसाई उपनिवेशवाद, ईसाई आक्रांता कहा जाना चाहिए। भारत में जैसे मुस्लिम आक्रांता शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही सिस्टमेटिक तरीके से ईसाई आक्रांता शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था। क्योंकि उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, उनकी ईसाइयों के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो उनको गोरा या अंग्रेज कहा था। उनको ईसाई आक्रांता हमारे किसी ग्रंथ ने, किसी भी राइटर ने नहीं लिखा। ये ईसाई आक्रांता थे, जिन्होंने वो सब कुछ किया जो भारत को समाप्त करने के लिए किया जा सकता था। खैर, ईसाई आक्रांताओं ने भारत में ब्रिटेन छोड़ने की कोशिश की। आज भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट यूएस के पास्टर का बताया था कि यूएस पास्टर ने बाकायदा अपने यहाँ कुछ लोगों को बिठाकर, जो उसके फंडर होंगे, जो उनको फंडिंग करते होंगे, उनको बिठाकर वहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा था कि भारत में कितनी समस्या हो गई है आरएसएस की वजह से और मोदी जी की वजह से। मोदी जी, आरएसएस, योगी जी, ऐसा उसने मतलब पूरा नाम नहीं लिया, उसने भारत की सरकार, आज की सरकार और आरएसएस का नाम लिया, और कहा कि इनकी वजह से भारत में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा। लोग कहते हैं कन्वर्जन से फ़र्क क्या पड़ता है, फंडामेंटल राइट है, कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, कोई स्वीकार कर सकता है, ये उसका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामले के मामले में आपने देखा कि नागालैंड में क्या चला। नागालैंड एक ऐसा नाम, ऐसी समस्या जहाँ पर क्रिश्चियन नागा और हिंदू नागा, वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बनवासी कल्याण आश्रम
के लिए काम करते हैं या वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने वहाँ से लोगों को लेकर, जो बच्चे पढ़ना लिखना चाहते थे उनको लेकर पूरे देश में वनवासी कल्याण आश्रमों में रखा और भारत के दर्शन करवाए। जब भारत के दर्शन के बाद लोग वहाँ लौट कर गए नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको ये बात समझ में आई कि वाकई में ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ क्या गलत कर रही हैं, और ये देश तो उनका अपना देश है। भारत के जो उनके रीति रिवाज हैं वो पूरे भारत में 19-20 वैसे ही चलते हैं। उनकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में परिवर्तन आपको दिखाई दिया। कन्वर्जन मतलब लोग घर वापसी आई, और घर वापसी में फिर क्रिश्चियन नागा हिंदू नागा, क्रिश्चियन ये हिंदू को, ऐसे शुरू हो गया। बाहर से भी थाईलैंड और म्यांमार से भी बड़ी संख्या भारत में घुसी। थाईलैंड से बहुत बड़ी संख्या घुसी। हमने मिज़ोरम का हाल हम देखा था उस समय कि जब जिस समय थाईलैंड में कुछ चल रहा था तो मिज़ोरम सरकार ने वहाँ का बॉर्डर खोल दिया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने वो बॉर्डर सीज़ करवा दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की शरणार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई कानून नहीं है और हम किसी रेजोल्यूशन से बंधे हुए नहीं हैं कि हम भैया किसी को शरण देंगे, शरणार्थी हम नहीं बना सकते। वहाँ जो हो रहा है वहाँ की सरकार से हम बात करेंगे, वहाँ की सरकार को हम कन्विंस करेंगे, लेकिन आप ये कहो कि हमारे यहाँ ले लें, हम नहीं लेंगे। ये मिज़ोरम सरकार, फिर वो चलता रहा किसी प्रकार से असम बनाम ये। अभी मणिपुर का जो हाल है उसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि मणिपुर में जो लोग बाहर से आए और ईसाइयत को लेकर आए वो अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, और माइनॉरिटी कहते हुए वहाँ पर उनके कुछ क्लेम हैं। हाई कोर्ट ने एक आदेश कर दिया और जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है, मैथी को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई ये वनवासी है। ये बात कुकी ईसाइयों को बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने हमले शमले कर दिए, आतंक मचा दिया। खैर शुरू में हिंदू समाज को तो हम सब जानते ही हैं कि हिंदू समाज रिटेलिएशन करता नहीं है, अपना बचाव करता। शुरू में हिंदू समाज वहाँ का बचाव करता रहा होगा। बाद में उस स्थान पर हिंदुओं को जब ये लगा, जो मैथी समाज है उसको ये लगा कि नहीं अब इसका कोई सलूशन नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको रिटेलिएट करना शुरू किया। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिटेलिएशन 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, उन्होंने हफ्तों के हिसाब से इंतज़ार किया। सरकार का रिस्पॉन्स देखा, काम वहाँ पर हो रहा था। लेकिन भैया सरकार एक एक व्यक्ति के ऊपर एक पुलिस वाला नहीं बैठा सकती, क्योंकि कोई मोहल्ले में निकलेगा बॉम्ब फेंक कर चला जाएगा, कोई मोहल्ले में निकलेगा गोली चला कर चला जाएगा। अगर चला जाएगा तो वहाँ हर जगह फोर्स कहाँ लगी हुई। तो ये तो पक्की बात है कि पूरे देश में उन लोगों को जो मेजॉरिटी में हैं और माइनॉरिटी के सताए हुए हैं उनको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। वो सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। आप सरकार को वोट डालकर सरकार बना दोगे, वहाँ सरकार बनाने के बाद वो आपकी इकोनॉमी, रोड, पानी सब देख लेंगे, लेकिन और सिक्योरिटी भी देखेंगे नो डाउट। लेकिन जिस समय गृह युद्ध हो रहा होगा, घर घर में एक एक व्यक्ति का युद्ध हो रहा होगा, वहाँ इतनी फोर्स कहाँ हो सकती, कैसे लग सकती, हो ही नहीं सकता। तो फिर जब रिटेलिएशन इधर से शुरू हुआ और कुकियों के ऊपर, कुकी डाउनफॉल में चले गए, मैथी हावी होने लगे, तो फिर पूरा देश चिल्लाने लगा, भारत भी चिल्लाने लगा। तो सबको मणिपुर में हिंसा दिखाई देने लगी। कुछ लोग वहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए चले गए, कुछ वकीलों ने वहाँ से रिपोर्टिंग बना ली, कुछ वकीलों ने ये लाकर सुप्रीम कोर्ट में रख दी, कुछ वकील साहब ने लाकर हाई कोर्ट में रख दी, कुछ ने आकर दिल्ली में पब्लिश कर दी कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई अस्पताल नहीं है, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, वहाँ लोग गायब हैं, लापता हैं, ये है वो है, सब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्टिंग आने लगी बस। लेकिन जब तक मैथी समाज को मार रहे थे तब तक कोई फैक्ट फाइंडिंग मणिपुर में नहीं आ रही थी। मणिपुर जल रहा है, बस एक स्टेटमेंट आ रहा था। मार कौन रहा था ये भी बताने का कृपा नहीं कर रहा था कोई, ये भी नहीं बता रहा था कि कुकी ईसाई मार रहे हैं। ईसाइयों को क्या समस्या, ये सब विदेशी हैं, इनको बाहर निकालना पड़ेगा, इनको बाहर भेजना ही पड़ेगा इनके देशों में। लेकिन साहब वो करेंगे, वो कर रहे हैं। और उनको ये लगता है कि मरता क्या ना करता है, ये आखिरी ऑप्शन है, या तो वह सरकार दब जाएगी, नहीं तो सरकार उनको निकाल कर बाहर खड़ा कर देगी और उनके देश भेज देगी। तो ईसाई कुकियों ने जो वहाँ का वनवासी क्षेत्र है, वनवासी हैं लोग जो अनुसूचित जाति के हैं, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। और जब रिटेलिएशन हुआ तो फिर वो भी विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अब विक्टिम कार्ड
ईसाई है ना, तो पूरे देश में इस्लामिक और ईसाई और जो लोग रहते हैं ये कम्युनिस्ट, ये सब चिल्लाने लगे साहब ये चल रहा वो चल रहा, वो गलत हो रहा, फैक्ट फाइंडिंग हो गई, सुप्रीम कोर्ट चली आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट कर दिया भैया ये बहुत टेक्निकल रिपोर्ट है, इस टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर ये वो फलाना ढिमाका, लेकिन साथ में ये कह दिया कि भाई हम चुनी हुई सरकार को गिरा कैसे दें, वहाँ से हटा कैसे दें। ये अच्छा रिस्पॉन्स था, सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इतना तो कह दिया, नहीं तो कहा वकील साहब वेल रिसर्च लाएं भाई, उन्होंने बताया वहाँ क्या क्या चल रहा है, वहाँ क्या क्या चल रहा है। सरकार रिपोर्ट नहीं दे सकती, इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दे सकती, वहाँ का कोर्ट से जिसने ऑर्डर किया था उसकी रिपोर्ट भी नहीं है, उससे रिपोर्ट मंगवाई नहीं जा सकती, कोलिजियम वहाँ पर से सेट हो सकता है, वहाँ के जजेस का अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन बाकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट अपने सिस्टम से भी नहीं मंगा सकता। एक वकील साहब जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ से रिपोर्ट ले आए, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट हमारे कोर्ट को लगी और कोर्ट ने बयान दे डाला। ये बात यहाँ तक रुक जाती तो बात ठीक थी। ये बात यूरोपियन यूनियन को, जो ईसाइयत, मैं फिर से कहता हूँ यूरोपियन यूनियन को मतलब ईसाई शासन, और ईसाई शासन को आप वहाँ के हिसाब से मत देखिए, वो ईसाई आप उनको मानिए केवल। तो संसार में 4 ग्रुप बड़े हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक हिंदू और हिंदू के आउटफिट, हिंदू के जो सहयोगी, मैं बुद्धों की बात करता हूँ, मैं जैनों की बात करता हूँ, मैं बाकी सब की बात करता हूँ, ये सब हिंदू हैं। भले ही चाइना में वो ये कहा जाए कि ये बुद्धिज़्म है, लेकिन वो हिंदुओं के ही ग्रुप हैं। इसीलिए चाइना ने वो अपने यहाँ बुद्धिज़्म को ख़त्म करके ये कम्युनिज्म को लाए, और कम्युनिज्म की खास बात ये है कि वो ईश्वर को मानते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई ज़मीन पर है, ये फैक्ट फाइंडिंग है, जो फैक्ट चल रहा भाई ये भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए वो बौद्ध को भी नहीं मानते जो चाइना की सरकार है। तो 4 बड़े कॉन्सेप्ट हैं कि हिंदुइज्म का है, एक इस्लाम का है, एक ईसाइयत का है और चौथा कम्युनिज्म का है। ये 4 बड़े कॉन्सेप्ट संसार में चलते हैं। इन 4 बड़े कॉन्सेप्टों को हटा लीजिए तो बाकी एथनिक लोग बताए जाते हैं, आदिवासी, वनवासी, ये वो, और नेटिव और इंडियन नेटिव, ऐसे सब उनके नाम अलग अलग हैं। तो मैं जब इन 4 को बांटता हूं तो अब यहाँ पर हिंदू बनाम ईसाई था, तो पहले जब हिंदू पिट रहा था तो कोई बात नहीं थी। जब उसने अपनी सुरक्षा के लिए वो बाहर निकल आया तो यूरोपियन यूनियन को भी समस्या हो गई। यूरोपियन यूनियन, फिर से मैं कहता हूँ कि ईसाई आउटफिट को समस्या हो गई, और उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने मोदी जी के प्रवास से पहले एक रेजोल्यूशन पास कर डाला। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि भाई जो सरकमस्टांसेस देश के हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और जर्नलिस्ट ये हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज वहाँ पर है। ट्राइबल एरियाज़ में रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों को मारा जा रहा है और सेक्सुअल वायलेंस और हैरेसमेंट हो रहे हैं। इसके लिए यूरोपियन यूनियन कहता है कि भारत सरकार को तत्काल आवश्यकता है AFSPA वापस ले ले। अब हमें ये नहीं समझ में आया कि AFSPA, आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इससे क्या समस्या है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी लगा होता है वहाँ पावर, जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस अपना एक दायरा बनाती हैं, अपनी एक छावनी बनाती हैं। उस छावनी के अंदर किसी भी सिविलियन का एंट्री बैन होती है। वो एक क्षेत्र है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर जो भी हो, वो उतने क्षेत्र में किसी को एंट्री नहीं करने देंगे। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी सुरक्षा को, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी रहती, और उनके घरों की उनके ऊपर मुकदमे करना, उनके द्वारा वायलेंस करने पर वो सब कुछ सरकार की जगह आर्मी करने लगती है जो वहाँ पर बैठी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्मी से क्या समस्या है यूरोपियन यूनियन को। आर्मी तो कोई एट्रोसिटी नहीं कर रही, वो तो वहाँ पर आतंक को समाप्त करने गई है। लेकिन कुकी जो है, जो ईसाई हैं समुदाय से, ईसाइयों को समस्या हो सकती है और है, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर उन्होंने पास कर ली कि भाई ये चल रहा है वहाँ, और भारत सरकार हमसे सहयोग ले तो हम उसको सही से कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। अरे भैया तुम्हारे सहयोग से क्या ख़त्म हो जाएगा? फोर्स लगाकर गोली चलवा दोगे क्या? सिविल एरिया में बम गिरवा दोगे क्या? आप इस जो कुकी ईसाई आतंकवाद वहाँ फैला रहे हैं उनको मार दोगे क्या? या उनको अपने यहाँ अपने देशों में ले जाओगे? अगर उनका साथ ईसाइयों का देना है तो फिर मैथी जो हिंदू हैं उनको मार दोगे क्या? बिल्कुल सही तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमारा इशू है, हमारा मैटर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप अपना घर देखिए। हमारे इंटरनल मामले में इंटरवेंशन माना जाएगा। आपको बोलने की अनुमति भी नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है।
हमारे देश में जुडिशरी एक्टिव है, उसने सीज़ कर लिया है। हमारे देश में ह्यूमन जो जो होम मिनिस्ट्री है वो एक्टिव है, वहाँ पर एक्शन चल रहा है। आप मत बोलिए, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन भाई यूरोपियन यूनियन तो ईसाइयत को फॉलो करवाती होगी और तमाम तरह का फंडिंग, जैसे मैंने कहा यूएस के पास्टर ने बैन दे दिया कि वो फंडिंग एफसीआरए की वजह से नहीं हो पा रही, हमारा काम वहाँ पर रुका हुआ। यही हाल थ्रू यूरोप भी है, होता होगा, इसलिए इनको समस्या हो रही है और कुछ नहीं। तो मोदी जी का वहाँ प्रवास है और उस प्रवास में कैसे वो नेगोशिएट करेंगे, कैसे सरकार को वो कटघरे में खड़ा करेंगे, कैसे सरकार के साथ वो उनके साथ उनको दबाने की कोशिश करेंगे, ये सब चाल चल रहे हैं। आप देखिए कि वो किस लेवल पर काम करते हैं। हमारे यहाँ की समस्या ये है कि हम अगर उनसे नेगोशिएट करना चाहें तो उससे पहले हमारे लोग हमारी टांग खींचने लगते हैं, प्रधानमंत्री की टांग खींचने लगेंगे, सरकार की टांग खींचने लगेंगे। कैसे देश में लोग हो गए हैं जो अपना पराया नहीं जानते, क्या कहूँ उनको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।